हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 11 के अंदर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हमारा आ जाता है नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शंस प्रोग्राम। तो भाई इसमें जो हमारे लेप्रोसी की जो समस्या यानी कि जो कुष्ठ रोग था उसके उन्मूलन के लिए क्या क्या कौन कौन से प्रोग्राम और कब कब बनाए गए थे, तो उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो हमारा 1995 में बनाया गया था करंटली। और जो प्रोग्राम था फिर वो बाद में, यानी कि पहले तो क्या था वो नेशनल हमारा लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो है ऑपरेशन सिंस 1995, और करंटली जो प्रोग्राम था वो हमारा था 1983 के अंदर। तो सबसे पहले तो वो हमारा जो भी नेशनल चीज़ें थी, वो जो भी प्रोग्राम हमारे तय किए गए थे 1955 में स्टार्ट किए गए, 1983 तक हुए, फिर कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था, बाद में इसको चेंज भी किया गया था। और नेशनल लेप्रोसी जो हमारे इंट्रोडक्शन से जो हमारे प्रोग्राम थे उसमें गोल क्या था कि भी उन्मूलन करना बीमारी का, ठीक है, यानी कि बीमारी का ये जो सदी है इसके अंत तक इस बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर देना। और उद्देश्य क्या रहता है इसमें, रिड्यूस करना भी। केस जो है अगर 10,000 केस हैं पॉपुलेशन के ऊपर, तो एक भी केस जो है वो लेप्रोसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा कंट्री अचीव्ड गोल जो होते हैं लेप्रोसी एलिमिनेशन एट द नेशनल लेवल बाय द दिसंबर 2005 एज सेट बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। तो इसके अंदर जो हमारे गोल बनाए गए थे भी 2002 में, ये हमारा एक अचीवमेंट थी कि भी 2002 से स्टार्ट किया गया था। भी ये हमारे गोल्स हैं कि भी दिसंबर 2005 तक हमारा जो लेप्रोसी की जो प्रॉब्लम थी और इससे आने वाले जितने भी केस थे वो ख़त्म हो गए थे। तो इसमें जो हमारा नेशनल स्टेट लेवल के जो भी हमारे केस थे वो कंटिन्यूसली हमारे वैसे तो ख़त्म हो रहे थे, लेकिन बाद में जो केस हैं वो फिर प्रोवाइड होने लगे थे, फिर आने लगे थे, ठीक है। तो इसमें जो हमारी क्वालिटी सर्विस थी वो हमारी जनरल हेल्थ सर्विसेज के द्वारा हमारी दी जाती थी। तो बिल्कुल ख़त्म भी हो चुका था, लेकिन कुछ कुछ केस जो है फिर भी इसमें आते ही थे। तो ये जो प्रोग्राम था इसमें कंपाउंड जो हमारे कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से थे, तो केस को सबसे पहले तो केस को डिटेक्ट करना और फिर उसकी मैनेजमेंट पे ध्यान देना। डिसेबिलिटी को जो है रोकथाम करना, भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो उसको रोकथाम भी करेंगे और मेडिकल रिहैबिलिटेशन भी देंगे पेशेंट को, ठीक है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड द कम्युनिकेशन से एंड इंक्लूड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। तो इसमें हमारा इंफॉर्मेशन यानी कि IEC जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन आ जाएगा, और भी BCC यानी कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। तो दोनों टाइप के जो हमारे कम्युनिकेशन थे उन पे काम किया गया। और ह्यूमन रिसोर्सेज थे जो कि कैपेसिटी बिल्ड के लिए ह्यूमन के जितनी भी हमारी चीज़ें थी, जितने भी रास्ते थे कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, वो सारे के सारे रिसोर्सेज अपनाए गए थे, वो सारे के सारे रास्ते अपनाए गए थे। और प्रोग्राम मैनेजमेंट की गई थी, यानी कि प्रोग्राम जो है वो मैनेज किए गए थे कि भाई अगर प्रोग्राम मैनेज किए जाएंगे, अच्छे से प्लानिंग की जाएगी, तो इसमें जो हमारा जो नेशनल लेप्रोसी का जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उन वो जो है सक्सेसफुल भी हो पाएंगे और अपने गोल को अचीव भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हम देखेंगे एक्टिवेटेड अंडर NLEP। तो NLEP का मीनिंग्स यहाँ पर हो जाता है नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शंस प्रोग्राम्स। तो इसमें हमारी एक्टिविटी कौन कौन से रहेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें डायग्नोज और ट्रीटमेंट तो हमारा होता है, पहले डायग्नोज किया जाएगा फिर उसका इलाज किया जाएगा लेप्रोसी का। तो इसमें सर्विसेज ऑफ डायग्नोज और ट्रीटमेंट मल्टी ड्रग्स थेरेपी। तो इसमें बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं उसकी थेरेपी जो दी जाती है, तो इसमें प्रोवाइड किया जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी थ्रू आउट द कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भी पूरे देश में फ्री में जो है ये दवाइयाँ दी जाती हैं। गवर्नमेंट सेंटर हैं जो हमारे PHC हैं उनके अंदर, और जो डिस्पेंसरी है उनमें फ्री दवाई दी जाती है लेप्रोसी के लिए। और डिफ़िकल्ट जो हमारे डायग्नोज या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिस केस के अंदर जो बहुत ही मुश्किल केस होते हैं, ज़्यादा लेप्रोसी प्रॉब्लम्स उनके अंदर हैं, तो ऐसे जो केस होते हैं उनको रिक्वायर किया जाता है कि वो हमारे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, उसमें मैनेजमेंट के लिए उसको रेफ़र कर दिया जाता है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, ठीक है। आशा वर्कर होती है, और NRHM जो हमारे होते हैं, NRHM में कौन से आ जाते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो आशा वर्कर होती है, और हमारे जो NRHM के दौरान ये चीज़ें इसमें ये जो होते हैं ये इसके अंदर लेप्रोसी केसेस और जो विलेज के अंदर पाई जाने वाली जो भी चीज़ें होती हैं डायग्नोज और PHC की चीज़ों को फॉलो अप करना, इसमें सारे के सारे शामिल होते हैं आशा वर्कर और NRHM, ठीक है। केस को कॉम्प्लिकेशंस भी देखते हैं और केस को ट्रीटमेंट करने का भी काम करते हैं। अब इसमें फैसिलिटेड अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट देखी जाए तो आशा वर्कर जो है इस प्रोग्राम में पार्ट लेती है, तो उसका क्या मिलता है, उसको पे किया जाता है और इंसेंटिव भी दिया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। और पे तो उनको वैसे मिलती भी है और उनको इंसेंटिव दिया जाता है। अगर वो कंफर्म करती है, डायग्नोज करती है कोई भी केस लेप्रोसी का बताती है, तो 250 रुपये उसको मिलेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस के साथ अगर फुल कोर्स और ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को देती है स्पेसिफिक, जैसे कि PB लेप्रोसी केस जो होते हैं, जैसे कि हमारे पॉसिबासिलरी होता है इसका, पॉसिबासिलरी केस जो होते हैं हमारे, जो कि माइल्ड सिम्टम वाले जो होते हैं, जो शुरू में माइल्ड सिम्टम जो दिखाते हैं, तो ऐसा केस अगर वो कंफर्म करके देती है तो 400 रुपये दिए जाते हैं। और MB यानी कि मेजर जो हमारे केस हो जाते हैं तो उसमें हमारे 600 रुपये जो है आशा वर्कर को दिए जाते हैं अगर वो केस फाइंड करती है
और केस को पहचानती है और वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। तो इसमें ट्रेनिंग ऑफ जनरल हेल्थ स्टाफ लाइक, तो इसमें जो ट्रेन की जाती है वो हमारी जो सामान्य जो स्टाफ नर्स जो होती है, मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, हेल्थ वर्कर जो होते हैं, हेल्थ सुपरवाइज़र जो होते हैं हमारे, या फिर लेबोरेटरी के हमारे जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके द्वारा आशा वर्कर जो है वो जो कंडक्ट करती है ईयर टू डेवलप एडवोकेट। तो वो सारा का सारी चीज़ों के द्वारा उसको जो भी हमारा जो डेवलपमेंट के लिए जो भी स्किल उसे चाहिए होता है वो सारे का सारे चीज़ों के लिए उनको ट्रेंड करते हैं आशा वर्कर को। और डायग्नोज एंड मैनेजमेंट ऑफ लेप्रोसी केस, तो उसके जो डायग्नोज हैं वो कैसे देखने हैं, डायग्नोज और मैनेजमेंट क्या करनी है, क्या क्या चीज़ों की सुविधाएं करनी है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है लेप्रोसी केस के अंदर। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आशा वर्कर को सारा का सारा स्किल जो है वो स्टाफ के द्वारा सिखाया जाता है और ट्रेंड किया जाता है, तभी वो सारी चीज़ों को पहचान पाती है और अपना काम कर पाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसके अंदर हमारा अर्बन लेप्रोसी कंट्रोल आ जाता है। तो अर्बन लेप्रोसी कंट्रोल के अंदर इन्होंने एड्रेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अर्बन एरिया एंड अर्बन लेप्रोसी कंट्रोल एक्टिविटी बिगिन टू इम्प्लीमेंटेड इन 524 अर्बन एरिया हैविंग पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन 1 लाख। तो उन्होंने बताया कि अर्बन एरिया में जो लेप्रोसी कंट्रोल जो हमारा सिस्टम था तो उसमें सारा के सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी हमारे अर्बन एरिया के अंदर। तो इसमें जो लेप्रोसी कंट्रोल जो हमारी एक्टिविटी थी वो हमारी स्टार्ट हुई थी, जैसे कि 1 लाख की अगर पॉपुलेशन है तो उसमें 524 अर्बन एरिया जो है वो उसके अंदर शामिल थे। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी इंक्लूड की गई एमडीटी में आ जाता है मेडिकल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी जो होती है, यानी कि मेडिकल के द्वारा जो हमारी सेट की जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो उसमें डिलीवरी सिस्टम आ जाता है, तो पेशेंट के द्वारा जो सारा का सारे जो ट्रीटमेंटल कॉम्प्लिकेशंस हैं कंप्लीशन है वो कंप्लीट किए जाते हैं एमडीटी डिलीवरी के द्वारा। तो इसमें क्या था, इसमें प्रोवाइड किया गया था स्पोर्ट मेडिसिन से और जो ड्रेसिंग मटेरियल जितना भी है वो सारा का सारा जो प्रोवाइड किया गया था पेशेंट के लिए, मॉनिटरिंग करना और सुपरविजन करना। तो सारी की सारी जो डिलीवरी सर्विसेज थी वो सारी की सारी एमडीटी यानी कि मेडिकल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी जो होती है उसी के द्वारा सारी की सारी सर्विसेज जो है पेशेंट को दी गई थी इलाज को कंप्लीट करने के लिए। जो कि हमारा स्पोर्टिव जो हमारे प्रोवाइड थे, दवाइयाँ दी गई थी, पट्टियाँ या फिर हमारी जो ड्रेसिंग होती हैं सारा का सारा मटेरियल उसको मॉनिटर भी किया गया था प्रॉब्लम को और सुपरविजन भी किया गया था। ठीक है, तो ये एमडीटी के दौरान ये चीज़ें की गई थी। और दूसरी बात ये थी कि इसमें इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशंस यानी कि आईईसी के द्वारा इन्होंने क्या बताया कि भाई एजुकेशन दी गई थी, लोगों को शिक्षा दी गई थी, शिक्षित किया गया था, इन्फॉर्मेशन दी गई थी सारी की सारी कि भाई जो एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हैं उनके अंदर जो है अवेयरनेस होनी चाहिए जनरेशन के पर्टिकुलर रेडिक्यूशंस ऑफ द स्टिग्मा एंड द डिसक्रिमिनेशंस अगेंस्ट लेप्रोसी अफेक्टिव पर्सन। तो जो भी पर्सन अफेक्टेड होता था लेप्रोसी से यानी कि कुष्ठ और कोढ़ रोग जिनको लगा हुआ था उनको कलंक या भेदभाव के तरीके से जो देखते थे, तो उन चीज़ों के लिए अवेयरनेस की गई थी कि भाई जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी थी ये हमारी कैरी गई थी मास मीडिया यानी कि टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह पर जहाँ भी ऐड से बताया जा सके, जिसमें वीडियो के ज़रिए या फ़ोटो के ज़रिए समझाया जा सके। मास मीडिया, आउटडोर मीडिया, पोस्टर वगैरह लगाना, उन पर लिखना, समझाना, एजुकेट करना लोगों को। रूरल मीडिया जो होती है, एडवाइजरी जो मीटिंग वगैरह की जाती है स्टाफ की या लोगों को कैंप लगा के समझाया जाता है। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशंस के दौरान सारी की सारी चीज़ें लेप्रोसी के को ठीक करने के लिए, उसके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए सारी की सारी चीज़ें अपनाई गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम देखेंगे रिवर्स्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी ट्यूबरकुलोसिस है। तो इसमें जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम यानी कि हमारी एनटीपी हैज़ बीन ऑपरेशन सिंस 1962। तो ये जो हमारे प्रोग्राम थे 1962 में ये शुरू हो गए थे कि ट्यूबरकुलोसिस पर काम किया जाए, इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। तो NTP इसकी फुल फॉर्म है। तो 1962 में शुरू किया गया था और इसमें जो रिवर्स स्ट्रेटजी जो बनाई गई थी तो उसके अंदर हमारे देश के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के नाम से 1993 में से स्टार्ट किया गया था और लार्ज स्केल पर जब इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया तो वो 90 यानी कि 1998 में इसको बड़े पैमाने पे शुरू किया गया था। और RNTCP ठीक है, रिवर्स नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसी की फुल फॉर्म है ये। तो ये एक्सपेंड हो गया था यानी कि बहुत ही तेज़ी से फैलता शुरू हो गया था 1 साल के अंदर और कवर कर गया था पूरे के पूरे देश को। ठीक है, और इसमें जो ये जो हमारा था इसमें हमारे इंटर्ड इनटू द सेकंड फेज और इसका जो दूसरा चरण है ना वो स्टार्ट हो गया था। और वो जो दूसरा चरण हमारा स्टार्ट हुआ था इसका RNTCP का, तो उसके प्रोग्राम के कुछ उद्देश्य थे। ठीक है, पहला तो हमारे ये स्टार्ट हो गए थे, फिर ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये फैला। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से इसने पूरे देश को कवर कर दिया। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे इस प्रोग्राम ने कवर कर दिया बहुत ही तेज़ी से पूरे देश को। और फिर सेकंड फेज भी इसका स्टार्ट हुआ था और उसमें जो प्रोग्राम रखा गया था उसके कुछ अलग से उद्देश्य थे, वो देख लेते कौन कौन से पर्पज़ थे दूसरे। तो इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। वैसे से पहले ऑर्गेनाइजेशन किया कि वही प्रोफाइल जो हमारा RNTCP जो था स्टेट के अंदर उसमें क्या क्या चीज़ें थी। स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर रखा गया जो स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर थे। ठीक है, ऑफिस जो बनाया गया था ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो उसमें एक ऑफिसर रखा गया और स्टेट ट्यूबरकुलोसिस की ट्रेनिंग वगैरह जो दी जाती थी।
ठीक है। डेमोस्ट्रेशन सेंटर जो बनाया गया था उसमें एक डायरेक्टर रखा गया था। डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर के अंदर डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर रखा गया था और ट्यूबरकुलोसिस यूनिट के अंदर मेडिकल ऑफिसर रखे गए थे जो टीबी को कंट्रोल करने में काम कर सके। यानी कि जगह जगह पर हमारी जो संस्थाएं थी उनमें कार्यकर्ता रखे गए थे, जो कार्यकर्ता इसी चीज़ पर ध्यान रखते थे, जिन्होंने केस फाइंड करने हैं, पहचानने हैं और उन बीमारियों के उन्मूलन पर कार्य करना है। ठीक है। तो ये हमारे स्टेट वाइज जो है ये चीज़ें हमारी स्टार्ट की गई थी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेज वाइज। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तब इसमें हमारा कुछ और भी था, जैसे कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र रखा गया था जो ट्रीटमेंट को करेगा और सुपरवाइज़ भी करेगा। सीनियर टीबी और हमारे लेबोरेटरी सुपरवाइज़र भी रखा गया था। लेबोरेटरी में जो टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, जिन पेशेंट के टेस्ट कराने हैं, वो सारी सुविधाओं के लिए भी ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, स्टाफ मेंबर थे, यानी कि सारे के सारे ऑफिसर या कार्यकर्ता हमारे रखे गए थे। और माइक्रोस्कोपी सेंटर बनाया गया, ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया, इलाज भी होना चाहिए और जो छोटी से छोटी जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी जांच भी होनी चाहिए। डॉट्स प्रोवाइड कराया गया, तो डॉट्स प्रोवाइडर तो हमारा डॉट्स तो एक मेन ट्रीटमेंट है हमारा किसका, ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है। तो इसमें जो हमारी लेबोरेटरी नेटवर्क था उसको बहुत ही वाइड नेटवर्क हमारा बनाया गया RNTCP की, जैसे कि क्वालिटी इंश्योर्ड डिज़ाइन स्पूटम स्मीर। तो इसमें जो हमारी लेबोरेटरी जो की गई थी वो हमारे स्पूटम स्मीर और माइक्रोस्कोपी लेबोरेटरी जो है वो स्टार्ट की गई थी, उसका सेटअप लगाया गया था ताकि जो जैसे कि थूक होता है ना, मुंह में आने वाला जो थूक होता है उसका टेस्ट किया जा सके और छोटी से छोटी यानी कि माइक्रोस्कोपी यानी कि छोटी से छोटी जो चीज़ें होती हैं उनके भी जाँच की जा सके। तो इसमें जो प्रोवाइड किया गया था वो प्रॉपर्टी यानी कि अवेलेबल भी होती थी, अफोर्डेबल भी होती थी और एसेबल भी होती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रहती थी ये जो लेबोरेटरी बनाई गई थी कि इसमें पेशेंट जा करके आसानी से सभी अपना जो टेस्ट है वो करा सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक सर्विसेज दी गई थी जो कि हमारी टीबी सस्पेक्टेड और केस जिसको भी ये जो सेवाएं थी, ये जिनको भी टीबी के लक्षण दिखाई देते थे या टीबी होने की आशंका थी या फिर जिनको टीबी थी, तो उन सभी के लिए ये लेबोरेटरी जो थी, जो स्पूटम चेक होता था जिसमें माइक्रोस्कोपी जो की जाती थी, वो सारे के सारा हमारा जो इससे जोड़ा गया। इसे लेबोरेटरी नेटवर्क बोलते हैं। यानी कि लेबोरेटरी से नेटवर्क होगा तो वो टेस्ट अच्छे से करा पाएंगे, डायग्नोज अच्छे से होगा, पता चलेगा बीमारी का, तो फिर आगे ट्रीटमेंट भी अच्छे से होते हैं। ठीक है। तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अब इसमें जो डॉट्स वगैरह अपनाए जाते थे, तो डॉट्स जो है वो हमारा ट्यूबरकुलोसिस जो होती है उसमें 5 चीज़ों पर डिपेंड होता है, 5 कंपोनेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। 5 चीज़ों पे काम किया जाता है डॉट्स का इलाज फॉलो करने के लिए। डॉट्स के बारे में हम पहले ही सारी जानकारी ले चुके हैं, जो प्रीवियस लेसन हमारे गए उसमें सारा कवर कर चुके हैं हम इसमें। तो जैसे पॉलिटिकल कमिटमेंट, तो सबसे पहले कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। कमिटमेंट ज़रूरी क्यों है कि जिस टाइम जिस भी तरीके से दवाई देने का बताया उसमें से एक भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करनी है। तो इसमें हमारे जो कमिटमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। गुड क्वालिटी स्पूटम माइक्रोस्कोपी, तो जो धूप की जो जांच होती है और माइक्रोस्कोपी की जाती है वो कम्प्लीटली होनी चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, तो डायरेक्टली जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए ट्रीटमेंट करने के लिए, अच्छे तरीके से पता चलना चाहिए चीज़ों का। और इसके अंदर जो अनट्रैप्चर्ड जो हमारी चीज़ें की जाती है यानी कि सप्लाई ऑफ द गुड क्वालिटी ड्रग्स, तो वही बिल्कुल ही इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले जो ड्रग्स जो दवाइयाँ होती हैं और अनरैप्चर्ड जो हमारी चीज़ें होती है वो सप्लाई करनी है और अच्छी क्वालिटी के ड्रग्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करने पेशेंट को। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदारी भी होनी चाहिए। अगर आप ट्रीटमेंट करें तो आपके पास जवाबदारी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने की और कम्प्लीटली उस चीज़ को फॉलो करने की। ठीक है। तो इन 5 चीज़ों पर बहुत गहराई से काम किया जाता है। अगर डॉट्स ट्रीटमेंट जो दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए सबसे सक्सेसफुल जो हमारा डॉट्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके लिए 5 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसी दवाई नहीं है कि एक दिन ले ली दूसरे दिन नहीं ली फिर से ट्रीटमेंट नहीं। तो इसमें अगर एक दिन भी एक दवाई पेशेंट नहीं लेता है, एक दिन भी अगर वो अपना जो रूटीन फॉलो नहीं करता है, तो नेक्स्ट डे से फिर से दोबारा से पूरा का पूरा सर्विसेज चालू करनी पड़ेगी। 15 दिन में 20 दिन में अगर वो 3 से 4 महीने के अंदर ये होता है तो उसमें 15 दिन में अगर आपने दवाइयाँ बीच में छोड़ दी दोबारा से फिर 1 से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो कमिटमेंट है ये कम्प्लीटली करना होता है डॉट्स ट्रीटमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है पीडियाट्रिक्स ट्यूबरकुलोसिस। तो पीडियाट्रिक्स में आ जाता है बच्चों के अंदर होने वाली जो टीबी होती है उसके बारे में। तो पीडियाट्रिक्स में आ जाता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ द पीडियाट्रिक्स ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑफ चाइल्ड बॉडी वेट्स एंड देयर आर 2 जनरेशन पीडियाट्रिक्स पेशेंट वाइज बॉक्स, 1 फॉर द 6-10 kg वेट बैंड and the second of the 11 से 70 kg weight bands. तो children weighing less than 6 kg are be treated with the लूज anti-TB ड्रग्स। तो इन्होंने बताया है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मैनेजमेंट की जाती है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के, तो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये बच्चे के जो वेट होता है ना, वजन होता है, उस पर आधारित होता है। तो इसमें हमारा 2 पार्ट के अंदर ये पीडियाट्रिक्स पेशेंट जो होता है ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि 6 से 10 किलोग्राम वेट जिस बच्चे के अंदर है वो, और दूसरा 11 से 17 किलोग्राम वेट है वो। ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि जो बच्चा जो है 6 किलो वज़न है, जिस बच्चे के अंदर 6 किलो से कम वज़न है, तो उसका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा उसको एंटी-टीबी ड्रग्स दे करके उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी कि 6 किलो से कम वज़न वाला जो बच्चा होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा दिया जाएगा एंटी-टीबी ड्रग्स दे करके।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है डॉट्स प्लस। तो डॉट्स हमारा क्या होता है, DOTS। तो भाई जो DOTS की फुल फॉर्म हमारी हो जाती है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट और शॉर्ट कोर्स बोला जाता है इसको। ठीक है। तो डायरेक्टली इसमें ऑब्जर्व किया जाता है और इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है और ये हमारा शॉर्ट कोर्स होता है ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। तो डॉट्स प्लस से जो हमारी जो चीज़ें होती हैं इसमें कन्विंस्ड बाय द WHO एंड सेवरल ऑफ द इसमें जितने भी हमारे पार्टनर्स होते हैं तो सारी की सारी जो WHO के द्वारा हमारी इसमें चीज़ें की जाती हैं। इसमें स्ट्रेटजी यानी कि प्लानिंग वगैरह की जाती है, मैनेजमेंट की जाती है। मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस जो हमारी प्रॉब्लम होती है MRDT-TB जो होती है यानी कि मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस। ठीक है। यानी कि ज़्यादा जो दवाइयों का जो सेवन होता है वो। और RNTCP के व्यू के द्वारा ये जो ट्रीटमेंट होता है ना पेशेंट का, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर इश्यूज़ होते हैं यानी कि अलग तरीके का जो मतलब कि एक अलग ही केयर प्रोवाइड जो है उसके अंदर की जाती है। रिकॉग्नाइज दैट द ट्रीटमेंट ऑफ द MDR-TB केस ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स। और ये भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये जो इलाज होता है MDR-TB केस होता है ये बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये होता है। ट्रीटेड टू बी फॉलो ऑफ द इंटरनेशनली रिकमेंडेड। तो भाई हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं वो डॉट्स प्लस की गाइडलाइन के द्वारा ये किया जाता है। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट जो हमारा जहाँ पर किया जाता है तो उसी के तहत इसको गाइडलाइन दी जाती है, उसी के तहत ये डिज़ाइन किया गया है और उसी के तहत हमारी जो पूरी की पूरी जो केंद्र होते हैं वहाँ के वहीं पर जाकर के इसका इलाज किया जाता है। ठीक है। RNTCP डॉट्स प्लस साइट, तो उसी की साइट यानी कि उसी के जो केंद्र होते हैं वहीं पर उसका इलाज किया जाना चाहिए और उन्हीं की गाइडलाइन के अनुसार इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं पेशेंट को इसके इलाज के लिए। ठीक है। तो भाई नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा, आगे देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हमारी जो TB HIV कोऑर्डिनेशन जो था तो मतलब यानी कि TB और HIV के बीच में क्या संबंध है वो बताना है इसमें। तो TB और HIV के बीच में बहुत बड़ा संबंध है और किस तरीके से इंक्रीज कर देती है मिल करके। तो HIV इन्फेक्शन जो होता है वो इंडिविजुअल मोर कॉन डेवलप TB डिजीज़। तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये हमारी जो TB की जो प्रॉब्लम होती है उसको, इस बीमारी को और भी ज़्यादा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और HIV एपेंडेमिक जो है उसमें पोटेंशियल्स होती है कि TB की जो सिचुएशंस होती है उसको और भी ज़्यादा ख़राब कर दे। बिकॉज ऑफ HIV इंक्रीज होते हैं तो हमारे जो खतरे होते हैं बीमारी के वो और भी बढ़ जाते हैं, रीएक्टिवेशन हो जाता है। यानी कि अगर थोड़ा बहुत आराम भी हो रखा हुआ ना TB के अंदर, HIV इन्फेक्शन हो जाएगा तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, दोबारा से फिर रिएक्टिव हो जाएगी। तो पीपल लेटेंट TB इन्फेक्शन, तो ये जो लोगों के अंदर जो हमारा TB का जो इन्फेक्शन है अगर HIV की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उसके खतरे जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और RNTCP जो है हमारा उसके तहत हमारा जो देखा गया है जिसमें हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACEO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एड्स क्या है, HIV ही है। HIV वायरस जब ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो वो एड्स का रूप धारण कर लेता है। तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसके द्वारा ये हमारा जॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया था। TB और HIV को एक साथ ख़त्म करने की जो योजना हमारी बनाई गई थी कि दोनों को एक साथ ख़त्म किया जाए, क्योंकि TB को भी हमने ख़त्म करना है और उसके साथ साथ जो HIV वायरस है उसको भी ख़त्म करना है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव था TB और HIV को वो कोऑर्डिनेशन था हमारा रिड्यूस करना है कि TB एसोसिएट मोर्टिलिटी एंड मोबिलिटी एंड पीपल लिविंग ऑफ द HIV एड्स थ्रू। तो इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था कि TB और HIV जो है दोनों से होने वाली जो बीमारी होती है या होने वाली जो डेथ होती हैं लोगों के अंदर, वो सारी के सारे खतरे को ख़त्म कर देना। ठीक है। तो ये हमारा जो नेशनल जो हमारे एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन थी उसका ये उद्देश्य था। और इसमें हमारा आगे देखते हैं एक बार। तो ये हमारा इसके अंदर जो कोलैबोरेशंस जो हमारा किया गया था, कोलैबोरेट जो किया गया था बिटवीन NACP और RNTCP जो थे, उनका बेसिक पर्पज़ क्या था कि जॉइंट एक्शन प्लान बनाना। भाई इकट्ठा ही दोनों का ऐसा प्लान बनाया जाए कि इंश्योर किया जाए कि भाई जो ये इनके बीच में जो हमारी जो TB है और HIV है इनके बीच में जो भी हमारा जो संबंध है आपस में, तो दोनों का जो नेशनल प्रोग्राम है वो भी इकट्ठा किया जाए, ऐसा प्लान किया जाए, दोनों का ट्रीटमेंट भी साथ साथ हो जाए। तो इसमें इफेक्टिव प्रिवेंशन कंट्रोल बोथ ऑफ डिजीज। तो इसमें जो उद्देश्य था यही था, जॉइंट प्लान बनाने का उद्देश्य यही था कि भी साथ में ही दोनों ऐसा नेशनल प्रोग्राम किया जाए कि दोनों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, प्रिवेंशन रोकथाम ट्रीटमेंट जो है वो दोनों का एक साथ हो सके, दोनों बीमारियों का। ठीक है। क्योंकि अकेला एक का करेंगे तो दूसरी हावी हो जाएगी और दूसरी का करेंगे तो दूसरी हावी हो जाएगी, तो इसमें आराम किसी भी बीमारी में नहीं लगेगा। तो दोनों का एक ही साथ ट्रीटमेंट करने का जो प्लान था हमारा वो इसके अंदर जॉइंट एक्शन प्लान के अंदर हमारा इंश्योर किया गया था। तो ये हमारा NACP और RNTCP के दौरान हमारे ये किया गया था। तो अब ये जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस से और हमारी HIV और जो ट्यूबरकुलोसिस की जो पूरी की पूरी जो जानकारी थी वो इसके अंदर सारा का सारा प्रोग्राम हमें पता चल चुका है, कौन कौन से प्रोग्राम कब कब हमारे प्लान किए गए थे और क्या क्या उसके अंदर रीज़न रहे थे। तो ये जो हमारी वीडियो है यहीं पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए।